दोस्तों ये किस्सा है साल 1984 का, जब धर्मेंद्र और अनीता की फिल्म करिश्मा कुदरत का की शूटिंग चल रही थी। दरअसल इस फिल्म की शूटिंग एक गांव में हो रही थी और इस फिल्म की शूटिंग यूनिट के ठहरने का इंतजाम गांव के बाहर एक होटल में किया गया था। और देखते ही देखते होटल के बाहर कुछ लोग खड़े होने लगे और कुछ ही देर में वहां पर गाँव के लोगों का एक जमावड़ा नजर आने लगा। थोड़ी देर में पता करने पर पता चला कि ये लोग पास के ही गाँव वाले थे और वो बेहद गुस्से में थे और वो होटल में आग लाने की नीयत से इकट्ठा हो रहे थे। चूंकि भीड़ बहुत उग्र हो रही थी, इसलिए उस भीड़ को देखकर यूनिट के सभी लोग बहुत घबरा गए। थोड़ी देर में उस भीड़ के जमा होकर उग्र होने का कारण भी पता चल गया। दरअसल यूनिट के किसी एक मेंबर ने गांव की किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ कर दी थी, जिसकी वजह से गांव के लोग होटल को ही आग के हवाले करने के लिए आ गए थे। जब धर्मेंद्र ने देखा कि उनके किसी एक मेंबर की गलती की वजह से उनका पूरा यूनिट खतरे में है, तो उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर गांव वालों से वार्तालाप करने की कोशिश की। लेकिन जितना धर्मेंद्र उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग उतने ही उग्र होते जा रहे थे। लेकिन किसी दिन धर्मेंद्र ने अपनी जान की परवाह किए बगैर गांव वालों को आश्वस्त करके वापस भेजा और इस तरह समेत होटल धर्मेंद्र ने अपने पूरे यूनिट की जान। नो डाउट चंकी पांडे एक्टिंग के मामले में बहुत अच्छा एक्टर है। उनकी फिल्मों में उनके किरदार काफी पसंद किए जाते हैं। इनफैक्ट उनका साउथ स्टार प्रभास के साथ साउथ फिल्म में नेगेटिव किरदार वो तो बाकमाल था। लेकिन जब नॉर्मल जिंदगी में उनकी उम्र की बात आती है और उनके बयानों की बात होती है, तो लोगों को उनकी कैपेबिलिटी पर शक हो जाता है। और चंकी तो चंकी उनकी बेटी अनन्या के भी कई मीम्स बन जाते हैं। हाल ही में उनके द्वारा दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने एक ऐसा ही किस्सा सुनाया। अब आप लोग इस किस्से से अंदाजा लगाएं कि इस किस्से में क्या खासियत है और इसे सुनाना कितना जरूरी था। उन्होंने खुद अक्षय कुमार का नाम लेते हुए बताया कि अब तो अनन्या की भी उनके साथ शंकरा फिल्म आ रही है। चंकी साहब कहते हैं कि अक्षय कुमार को मैं 1986 से जानता हूं और जब हम मधुमती में थे और मैं पास आउट हो रहा था और अक्षय स्कूल से निकला था और वो वहां पर ट्रेनिंग करने के लिए आया था। और टीचर तो बाद में सिखाते हैं, पहले मैंने उसे डांस वगैरह सिखाया। और एक दिन अक्षय ने एक इंटरव्यू में कहा कि जो भी मैंने सीखा वो चंकी पांडे के थ्रू सीखा और वो इतना गलत था कि मेरी फिल्में ही नहीं चल पाई, फ्लॉप हो गई। और फिर मैंने डिसाइड किया चेंज करूंगा, जो मुझे चंकी पांडे ने सिखाया उसे अनलर्न करके फिर से कुछ और सीखा और तब कहीं जाकर मैं अक्षय कुमार बन पाया। इंडस्ट्री में आजकल ऐसा ही होता है कि अगर किसी हीरो की एक फिल्म भी फ्लॉप हो जाए तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बॉलीवुड में। मैं आपको बताऊंगा बॉलीवुड के वो सितारे जिन्होंने बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में दी, लेकिन तब भी आपने दर्शकों के वो चहेते बने। सबसे पहले बात करते हैं मिथुन चक्रवर्ती साहब की। मिथुन चक्रवर्ती ने 1993 से लेकर 1998 तक लगातार 33 फ्लॉप फिल्में दी। और मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने साल 1969 से लेकर 1972 तक 11 फिल्में फ्लॉप दी थी। और गदर बॉय सनी देओल ने भी गदर के बाद लगातार 15 फिल्में फ्लॉप दी थी। और फिर उसके बाद यमला पगला दीवाना हिट और फिर उसके बाद उनकी 12 फिल्में पिट गई। और बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार की भी 1996 से 1999 के बीच 16 फिल्में फ्लॉप रही थी। और हाल फिलहाल में भी उनका दौर कुछ ऐसा ही चल रहा है। और अगले एक्टर हैं अजय देवगन। अजय देवगन की भी 1999 से लेकर 2002 तक 13 फिल्में फ्लॉप रही थी। और साल 2002 से लेकर साल 2004 तक करीना कपूर ने 10 फ्लॉप फिल्में दी थी। और 70 के दशक में जितेंद्र की एक के बाद एक 8 फिल्में फ्लॉप रही। सुपरस्टार सलमान खान की भी वांटेड से पहले बैक टू बैक 5 फिल्में फ्लॉप दे चुकी। बर्नी ट्रेन फिल्म बनाने की घोषणा सबसे पहले 7 अगस्त 1976 में की गई थी। और इससे पहले इस फिल्म की स्टार कास्ट में शम्मी कपूर, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, जीनत मान, नीतू सिंह और विद्या सिन्हा थे। इस फिल्म में जितेंद्र जिस किरदार में दिखाई दे रहे हैं वो पहले वो किरदार अमिताभ बच्चन निभाने वाले थे, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने ये किरदार करने से मना कर दिया, नहीं निभाया। जानकर बताते हैं कि शायद उस वक्त उनका उदय हो रहा था और वो धर्मेंद्र के नीचे वाले किरदार करने से बच रहे थे, क्योंकि उस दौर में धर्मेंद्र ये ऐसे इकलौते एक्टर बचे थे जिन पर अमिताभ बच्चन के स्टारडम का कोई फर्क पड़ता नहीं दिखाई दे रहा था। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि धर्मेंद्र भी ये स्पष्ट कर लेते थे कि उनका किरदार स्टोरी के हिसाब से दूसरे एक्टरों से प्रभावशाली दिखे या सेकंड लीड एक्टर के टक्कर का हो। और इस फिल्म में पहले शम्मी कपूर भी अभिनय करने वाले थे, लेकिन बाद में खबरों के अनुसार वो भी इस फिल्म से पीछे हट गए। एक्ट्रेस विद्या सिन्हा तो निर्देशक चोपड़ा साहब की फेवरेट थी, लेकिन उनका चोपड़ा साहब से ही विवाद खड़ा हो गया और विवाद इतना बड़ा हो गया कि अखबारों और मैगजीनों की शोभा बन गया। इस फिल्म से जुड़े सभी किस्से दिलचस्प। दोस्तों कल वाले शॉट में मैंने आपको बताया था कि शोले फिल्म में संजीव कुमार वाले ठाकुर का किरदार पहले प्राण साहब को ऑफर हुआ था, लेकिन ये बात आगे नहीं बढ़ पाई थी। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि साल 1981 में आई अमिताभ बच्चन की कालिया फिल्म में प्राण साहब द्वारा निभाया गया जेलर रघुवीर सिंह का किरदार भी पहले संजीव कुमार को ऑफर किया गया था, लेकिन उसमें भी कुछ दिक्कत आ गई थी। दरअसल कालिया फिल्म के डायरेक्टर टीनू आनंद थे और अगर मीडिया की खबरों की माने तो टीनू आनंद ने जेलर रघुवीर सिंह का किरदार प्राण साहब से पहले संजीव कुमार को ऑफर किया था और संजीव कुमार ने टीनू आनंद का ये ऑफर एक्सेप्ट भी कर लिया था। लेकिन कहते हैं कि सिर्फ एक विज्ञापन की वजह से सारा मामला गुड़गोबर हो गया। कहते हैं कि अखबार के उस विज्ञापन के इश्तिहार में अमिताभ बच्चन को एज ए लीड एक्टर प्रमोट किया गया था और उसी प्रमोशन के दौरान कुछ गड़बड़ हुई, जिसकी वजह से संजीव कुमार का कालिया फिल्म के मेकरों के साथ उनका करार खत्म हो गया और बाद में संजीव कुमार की जगह पर प्राण साहब को जेलर के किरदार के लिए फाइनल कर दिया गया। दोस्तों साल 1982 में 2 बड़े बैनर की फिल्में रिलीज हुई थी। एक थी विधाता और दूसरी थी देवानंद साहब की स्वामी दादा। विधाता फिल्म के सेट नीलपुर विधाता फिल्म के निर्माता से काम आने के लिए और कास्टिंग के वक्त उनका ध्यान रखने के लिए लगातार कहते रहते थे। गुलशन राय उनकी इस बात से बहुत प्रभावित हो
और अनिल को काम देने का वादा कर दिया। जब राज फिल्म को युद्ध फिल्म से बाहर कर दिया गया तो उन्होंने अनिल कपूर को उनकी जगह पर कास्ट करके अपना वादा निभाया। विधाता मूवी के निर्माता गुलशन राय ने इस फिल्म में बतौर नायक अमिताभ बच्चन को साइन किया था, लेकिन सूर्य दत्त साहब की वजह से अमिताभ बच्चन की जगह संजय दत्त को रिप्लेस कर दिया गया। लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद सुभाष घई ने संजय दत्त और सारिका की जमकर आलोचना की थी। उन्होंने सबके सामने कहा था कि सारिका ने ऐसे अभिनय किए जैसे वो फिल्म में अभिनय करके कोई एहसान कर रही है, और उन्होंने आगे संजय दत्त के बारे में भी कहा था संजय के पास कोई बुद्धिमत्ता और ईमानदारी नहीं थी। फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद सुनील दत्त साहब ने सुभाष घई से संजू को अपनी अगली फिल्म में लेने के लिए कहा, तो घई साहब ने दत्त साहब से पलट कर कहा कि अगर आप मेरी जगह पर होते तो क्या संजू को अपनी अगली फिल्म में लेते। उसके करीब 10 साल बाद सुभाष घई ने दोबारा संजय दत्त के साथ खलनायक फिल्म बनाई थी। साल 1993 में रिलीज हुई खलनायक मूवी संजय दत्त की वजह से सुर्खियों में आई थी, लेकिन खलनायक फिल्म का एक गाना चोली के पीछे क्या है, ये गाना थिएटरों में एक तूफान लेकर आया। खलनायक फिल्म के बाकी गाने भी अच्छे थे, लेकिन इस एक गाने ने माधुरी दीक्षित तो आसमान की बुलंदी पर पहुंचाई, साथ में संजय दत्त की खलनायक इमेज के भी परखच्चे उड़ा दिए। माधुरी के डांस ने संजय दत्त को एहसास करवा दिया कि बेशक फिल्म के हीरो तुम हो, लेकिन मैं भी किसी तेजाब से कम नहीं। और तो इस गाने के प्लेबैक सिंगर इला अरुण और अलका याग्निक को भी बेस्ट प्लेबैक सिंगर और कोरियोग्राफर सूरज खान को भी बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड दिया गया। इस गाने की सफलता इस कदर कंट्रोवर्शियल होगी, कुछ लोग द्वारा इसको बहुत ही वल्गर बताया गया और इस गाने के खिलाफ कोर्ट में केस तक फाइल कर दिया गया, जिसकी वजह से इस गाने को फिल्म सीडी और म्यूजिक कैसेट से हटा देना पड़ा। लेकिन तब तक माधुरी दीक्षित का खुल्लम खुला डांस और उसकी मदहोश कर देने वाली अदाओं ने दर्शकों में अपना कमाल दिखा दिया था। कोर्ट में भी इस गाने को बाद में क्लीन चिट मिल गई, तो फिर से इसे फिल्म में ऐड कर दिया। और संजय दत्त की खलनायकी को पछाड़ते हुए माधुरी दीक्षित के इस गाने की वजह से 21.5 करोड़ रुपए कमाते हुए खलनायक फिल्म एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। दरअसल दोस्तों, मशहूर निर्माता निर्देशक बोनी कपूर की पहली शादी मोनी शूरी से हुई थी और सब कुछ चंगा चल रहा था। 2 बच्चे थे, अर्जुन और अंशुला कपूर, और इसी दौरान बोनी की जिंदगी में श्रीदेवी की एंट्री होती है। दरअसल श्री बोनी की पहली पत्नी मोना शूरी की फ्रेंड थी, इसी वजह से मोनी ने श्री को काफी अरसे तक अपने घर पर रहने भी दिया था। लेकिन उस वक्त श्रीदेवी और बोनी का रोमांच चल रहा था, जिसकी मोनी को रत्ती भर भी भनक नहीं थी। और अगर मोनी की माने, और उसी दौर में श्रीदेवी की दोस्ती मिथुन चक्रवर्ती से भी थी, तो मिथुन को श्रीदेवी पर शक होने लगा कि उनका बोनी कपूर के साथ किसी तरह का रिश्ता है। और मिथुन को यकीन दिलाने के लिए कि उन दोनों में ऐसा कुछ नहीं चल रहा, तो श्रीदेवी ने बोनी कपूर को राखी बांधी थी। यह बात खुद मोना कपूर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताई। बोनी को उन पर कभी भी शक नहीं हुआ, क्योंकि वो कहती हैं कि श्री बोनी को अपना भाई बोलती थी। और बोनी ने जब मिस्टर इंडिया फिल्म में श्रीदेवी को कास्ट किया तो उसी दौरान उन दोनों का रोमांच शुरू हुआ। और एक दिन अचानक मोना को पता चला कि श्रीदेवी प्रेग्नेंट है। ये जानकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें लगा था कि सब कुछ झूठ है, धोखा है। उसके बाद बोनी ने मोना को तलाक देकर 1996 में श्रीदेवी से शादी कर ली, जिसके कुछ महीने बाद ही जानवी का जन्म हुआ। जब फिल्मों में एक टैलेंट कंटेस्ट के जरिए दाखिल हो गए तो उन्हें यह बिल्कुल भी एहसास नहीं हो पा रहा था कि ये परमात्मा ने साथ कैसे करा। धर्मेंद्र ने अपने शुरुआती पलों को याद करते हुए दी आरकेवी शो में बताया था कि जब मैं स्क्रीन टेस्ट के लिए आया था तो गुरु दत्त ने मेरा स्क्रीन टेस्ट लेना था और एक लाइन में सारे लड़के खड़े थे, और तभी देव साहब ने पीछे से आके मेरे कंधे पर हाथ रख दिया और अपने अंदाज में कहने लगे। उन्होंने मुझे कहा कम ऑन आ जाओ, तुम अच्छे लग रहे हो, गुड लुकिंग। और वो मुझे अपने साथ ले गए, और जब मैं पानी पीने लगा तो बोले ठहरो ठहरो। उन्होंने आइस बॉक्स से आइस निकाली और मेरे गिलास में डाल दी। मैंने पहली बार आइस बॉक्स देखा था। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा तुम कर लोगे। उन्होंने कहा था कि जब मैं वापस अपने घर आया तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। रात को मैं सोया ही नहीं। मैं सोचता रहा कि इतने बड़े लोगों से मिला हूं, कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा। धर्मेंद्र ने नरगिस का भी जिक्र करते हुए बताया था कि फिल्म में जब मेरी फोटो सेलेक्ट कर ली गई तो नरगिस जी ने मुझे बाद में बताया था कि धर्मेंद्र तेरी फोटो हमने सेलेक्ट की थी। मैं सोचता हूं कि हर किसी की जुबान से अच्छा निकला, सब मालिक का किया है। मैं दत्त साहब को बहुत याद करता हूं। एक बार मैं बहुत दुखी था, उनके पास जा पहुंचा, तब वो मेरे साथ सोए। उन्होंने एक बच्चे की तरह मुझे सुलाया। 1965 में रिलीज हुई धर्मेंद्र स्टार आंखें फिल्म रामानंद सागर ने बनाई थी, और इस फिल्म में धर्मेंद्र और माला सिन्हा ने बतौर मुख्य किरदार निभाए थे। लेकिन इस फिल्म में रामानंद सागर धर्मेंद्र की जगह पर पहले रुआबदार एक्टर राजकुमार को लेना चाहते थे। राजकुमार साहब ही रामानंद साहब की पहली पसंद थे, लेकिन राजकुमार साहब का बड़दुलापन ही उनका दुश्मन बन गया और आंखें फिल्म धर्मेंद्र की जोली में जा गई। दरअसल जब रामानंद सागर राजकुमार साहब जी के घर पहुंचे तो रामानंद सागर ने राजकुमार को इस फिल्म की कहानी सुनने को कहा। तो जब कहानी सुनने के बाद राजकुमार साहब ने अपने कुत्ते को आवाज दी और अपने कुत्ते से पूछने लगे कि बताओ तुम ये फिल्म में काम करना पसंद करोगे। तो कुत्ता होता है, कुत्ता वहां से वापस चला गया और राजकुमार साहब रामानंद सागर से कहने लगे कि देखो ये फिल्म तो मेरे कुत्ते को भी पसंद नहीं आई, मेरा कुत्ता भी इस फिल्म में काम करना पसंद नहीं करेगा। अब कहते हैं कि राजकुमार की यह बात रामानंद सागर के दिल में चुभ गई और उस दिन के बाद रामानंद सागर और राजकुमार साहब ने फिर दोबारा कभी काम नहीं किया। और बाद में रामानंद सागर ने राजकुमार की जगह पर धर्मेंद्र को कास्ट कर लिया। और अब धर्मेंद्र के साथ तो पहले से ही राजकुमार का 36 का आंकड़ा था, और उसके बाद धर्मेंद्र ने आंखें फिल्म में काम किया और वो फिल्म सुपरहिट साबित। बात करूं शोले फिल्म में एक एंगल साहब की फीस के बारे में तो आपको बखूबी एहसास हो जाएगा और आप शॉक हो जाएंगे कि शोले फिल्म के इस कलाकार को इतने कम रुपए मिले थे। लाइव हिंदुस्तान में प्रकाशित खबर के अनुसार शोले फिल्म के लिए एक एंगल साहब को महज 8,000 रुपए बतौर फीस दिए गए। आपको यह भी बता देता हूं कि मैक मोहन को साहबा के किरदार के लिए 12,000 रुपए बतौर फीस दिए गए थे। 1975 की फिल्म शोले आज एक कल्ट मूवी
भी है, फिल्म के सुपरहिट होने के बाद कलाकार को नई पहचान मिली थी। लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे ज्यादा फीस किस एक्टर को दी गई थी? तो सुनिए, अमिताभ बच्चन ने जय का किरदार निभाया था और उन्हें 1 लाख रुपए मिले थे। संजीव कुमार ने ठाकुर का किरदार निभाया था, उन्हें अमिताभ से ज्यादा 1.25 लाख रुपए मिले थे। फिल्म में जय वीरू की जोड़ी में वीरू का किरदार धर्मेंद्र ने निभाया था और उन्हें सबसे ज्यादा फीस मिली थी, जो कि 1.5 लाख रुपए थी। हेमा मालिनी को बसंती के किरदार के लिए 75,000 रुपए मिले थे, जबकि जया बच्चन को 35,000 रुपए मिले थे। अमजद खान ने गब्बर सिंह का किरदार निभाया था और उन्हें 50,000 रुपए मिले थे। कालिया का किरदार निभाने वाले विजू खोटे को 10,000। कहने का मतलब यह है कि 5,65,000 में सारी स्टार कास्ट आ गई थी और सबसे कम फीस ए.के. हिंगल साहब और सबसे ज्यादा फीस धर्मेंद्र को। 70 के दशक की मशहूर अभिनेत्री मौसमी चटर्जी का भी एक दौर था जब मौसमी चटर्जी की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही थी और निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए उतावले रहते थे, लेकिन वही एक्टर जब कर दे तो उन्हें भाग का रास्ता भी दिखाया गया। दरअसल दोस्तों, गुलजार साहब की साल 1972 में आई फिल्म कोशिश में पहले मौसमी जी को मेन रोल में कास्ट किया गया। दरअसल ये फिल्म एक गूंगे बहरे जोड़ी की कहानी पर आधारित थी। जब मौसमी चटर्जी को इस फिल्म से बाहर किया गया तो ये कहा गया कि मौसमी इस किरदार के लिए फिट नहीं बैठती, और अगर मीडिया की खबरों की माने तो साथ में ये भी खबरें प्रकाशित हुई कि दरअसल गुलजार साहब इस फिल्म को बहुत कम बजट में बनाना चाहते थे और मौसमी चटर्जी महंगी और अलग अलग साड़ियों की डिमांड करने लगी। और साथ में ये भी कहा गया कि मौसमी चटर्जी को कहा जाता है कि वो देर रात तक शूटिंग खत्म करके घर जाए। वो कहती थी कि रात के 12 बजे तक वो नहीं रुकेंगी, वो शादीशुदा है, वो इतनी रात तक शूटिंग नहीं कर सकती। मौसमी मजाक में गुलजार साहब से ये भी कह गई कि अगर कोई दिक्कत है तो उनकी जगह किसी और एक्ट्रेस को ले लें। अगले दिन मौसमी हैरान रहेगी जब गुलजार साहब ने एक असिस्टेंट को मौसमी के घर साड़ियां लेने के लिए भेज दिया और उन्हें पता लगा कि उनकी जगह जया बहादुर जी को ले लिया। दोस्तों, ये किस्सा उस दौर का है जब विनोद खन्ना साहब और अमिताभ सिंह के अफेयर की चर्चाएं बॉलीवुड के गलियारों में गूंजा करती थी और दूसरी तरफ खन्ना साहब की यारी थी धर्मेंद्र जी के साथ और धर्म जी को शौक था फुर्सत के पल यारों के संग बिताने का, महफिल जमाने का। एक दिन धर्म जी ने महफिल जमाई और विनोद खन्ना साहब को भी निमंत्रण भेजा, लेकिन बाकी यार तो पहुंच गए, लेकिन धर्मेंद्र के यार गुले गुलजार खन्ना साहब उनकी महफिल से नदारत दिखे, एब्सेंट दिखे। धर्म जी ने नोटिस किया कि खन्ना उनकी पिछली कई महफिलों से गायब थे। आखिर बात क्या थी? तो थोड़ी तफ्तीश के बाद उन्हें पता चला कि जनाब हुस्न के पहलू में ज्यादा वक्त बिताते हैं। खैर, वो शाम तो बीत गई, लेकिन वैसी एक शाम को खन्ना साहब अचानक ही इत्तेफाक धर्म जी से टकरा गए। अब हर शाम मस्त धर्म जी उस दिन भी मस्त थे। खन्ना से मुलाकात हुई और धर्म जी ने थोड़े जोश में खन्ना साहब से तकाजा कर दिया। तकाजा गुस्से में बदल गया और अमृता जी को लेकर दोनों में कहा सुनी हो गई। सवाल जवाब में बात इतनी आगे बढ़ गई कि धर्मेंद्र जी ने खन्ना साहब को धक्का दे दिया और खन्ना को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने भी धर्म जी का कॉलर पकड़ लिया। मामला गर्म होते हुए देखकर वहां पर खड़े कुछ लोगों ने उन्हें छुड़वा दिया, दोनों को अलग कर दिया, मामले को शांत कर। फिल्म की शूटिंग जयपुर में हुई थी और शूटिंग सेट कूकस में बनाया गया था। पृथ्वीराज कपूर और दिलीप साहब फिल्म के युद्ध दृश्यों को फिल्माने के लिए करीब 2 महीने से भी अधिक समय के लिए कूकस जयपुर में ही रुके थे। इस फिल्म में युद्ध दृश्य को फिल्माने में करीब 2,000 से अधिक ऊंट, 4,000 से अधिक घोड़े और 8,000 से अधिक सैनिकों का प्रबंध किया गया। 8वीं घुड़सवार सेना के घोड़ों, जवानों और इसके अलावा अन्य सैनिक इकाइयों के सेना जवानों का भी इस्तेमाल किया गया। जयपुर से ही लिया गया था। उन्हें योद्धाओं के कपड़े पहनाकर शूटिंग और इसके अलावा वहां से ही बड़ी संख्या में घोड़े भी खरीदे गए और सैनिकों के लिए तलवारें और अन्य हथियार भी जयपुर और पुष्कर से ही बनवाए गए। शूट फिल्माने के लिए दर्जन कैमरों का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि जयपुर की भीषण गर्मी में इतना बड़ा युद्ध दृश्य शूट नहीं किया जा सकता। लेकिन कैमरामैन, सिनेमेटोग्राफर माथुर, जिसके पास एमजीएम और फॉक्स के लिए अमेरिका में काम करने का अनुभव था और उन्होंने हॉलीवुड के युद्ध दृश्यों की शूटिंग करी थी, उन्होंने खुद के आसिफ से इस युद्ध को फिल्माने की बेनती करी। इसलिए उन्होंने इस दृश्य को शूट करने के लिए अमेरिका से महंगे कैमरे मंगवाकर उन्हें प्रभावी ढंग से शूट किया। धर्मेंद्र शुरू से शरारती और अफलातून टाइप इंसान रहे हैं। उन्हें लोगों की फिरकी लेने में बड़ा मजा आता था। यह किस्सा आया सावन झूम के फिल्म का है। उस फिल्म के उस गाने में बारिश का सीन शूट किया जा रहा था। नकली बारिश करवाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगवाई गई थी और उन्हीं के पाइप के पानी से फव्वारा बनाकर बनावटी बारिश की जा रही थी। दरअसल उस समय फिल्म के टाइटल गाने की शूटिंग चल रही थी। उस गाने की शूटिंग देखने के लिए और स्पेशली धर्मेंद्र जी का डांस देखने के लिए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की पत्नियां और आगे उनकी सहेलियां भी शूटिंग देखने के लिए आई हुई थी। सभी औरतें आई और आकर कुर्सियों पर ठाठ से बैठ गई और मौजूदा एक्ट्रेस की तरह बड़े बड़े जूड़े और लिपस्टिक बिंदी लगाकर आया करती थी। तो धर्मेंद्र जी ने टिकट लगाई और शूटिंग के दौरान उस फायर ब्रिगेड के पानी की पाइप का रुख उन बैठी औरतों की तरफ कर दिया। उन बड़ी बड़ी मैडमों की हालत देखने लायक थी। धर्मेंद्र जी की हरकत देखकर सारी कास्ट उनके पीछे पड़ गई और पूछने लगी कि ये क्या किया तूने? धर्मेंद्र शरारती तो थे, लेकिन उस मसले को संभालने की कला भी उनमें आती थी। तो तभी धर्मेंद्र जी मिन्नतें करने लगे कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, मेरा हाथ घूम गया। औरतें अपने मन में गालियां देती हुई वहां से चली गई और धर्मेंद्र जी का प्लान कामयाब। साल 1978 को रिलीज हुई डॉन फिल्म तो सुपरहिट साबित हुई, लेकिन इस फिल्म का एक गाना खाए के पान बनारस वाला, ये गाना भी ऑल टाइम फेवरेट गीतों की श्रृंखला में शुमार होता है, क्योंकि इस गाने की मेकिंग के साथ भी एक कहानी जुड़ी हुई है, किस्सा जुड़ा। दरअसल जब फिल्म कंप्लीट होकर तैयार होगी तो सबसे पहले इसे एक्टर मनोज कुमार साहब को दिखाया गया। फिल्म देखने के बाद उन्होंने इस फिल्म की बहुत प्रशंसा की, लेकिन साथ में हिदायत भी दी कि अगर फिल्म के इस हिस्से में अगर एक तड़कता फड़कता गाना डाल दिया जाए तो सोने पे सुहागा साबित होगा। और दूसरी तरफ देवानंद साहब की फिल्म के लिए एक गाना तैयार किया गया जिसे
देवानंद साहब की फिल्म बनारसी बाबू के लिए बनाया गया था, लेकिन उसे फिल्म में इस्तेमाल नहीं किया गया। गाने के बोल यही थे कि खाए के पान बनारस वाला। तो मनोज कुमार साहब के मशवरे के बाद म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी ने देव साहब की फिल्म बनारसी बाबू के इसी गाने को किशोर कुमार के साथ मिलकर तैयार किया और रिकॉर्डिंग के वक्त किशोर ने स्पेशल इस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए पान मंगाया और लिस्टिक के तड़के के लिए उन्होंने इसे प्लास्टिक शीट पर थूका भी। उन्होंने पूरे मजे से इसे तैयार करके फिल्म की उसी लोकेशन में डाल दिया और नतीजा ये निकला कि ये गाना किशोर कुमार के बहुतायत गानों की तरह ये गाना भी लोगों की जुबान पर। जब ये फोटोशूट दुनिया के सामने आया था तो जैकी श्रॉफ के इस अजीबोगरीब फोटोशूट और उनके टैटूज के लोगों ने जमकर खिल्ली उड़ाई थी। ये तस्वीर भी जैकी श्रॉफ की अटपटी तस्वीरों में शुमार होती है। इसके अलावा भी जैकी श्रॉफ की कई अटपटी तस्वीरें बाजार में आती रही हैं और उर्मिला मातोंडकर के साथ जैकी श्रॉफ की इस तस्वीर को तो दुनिया अब तक कई मीम्स बनाकर दुनिया के सामने परोसती रही है। बाद में साल 2020 में जैकी श्रॉफ की बेटी कृष्णा ने इन पिक्चर्स को अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी किया था। बॉलीवुड का बीड़ू जैकी दादा यहां से एक परिपक्व इंसान बना दिखाई दे रहा है। याद है जैकी श्रॉफ की सबसे बड़ी गलती थी। उस दौर में जैकी श्रॉफ की ये पिक्चर मैगजीन की शोभा बनी। जैकी श्रॉफ जग्गू दादा के नाम से अपने टपोरी फैशन के लिए मशहूर। उनकी बोली बोली तो रफ एंड टफ स्टाइल का ट्रेंड भी उन्होंने चलाया था, लेकिन ऐसी इमेज वाले इंसान की जब ऐसी फोटो सामने आई तो जैकी दादा की खूब किरकिरी हुई। फोटो का खुलासा जैकी श्रॉफ ने हाल के एक चैट शो एंटरटेनमेंट की राज शो के दौरान किया था। उन्होंने खुलासा करते हुए ऑडियंस को बताया था इस फोटो में जो उन्होंने अंडरवियर पहन रखा है वो एक लड़की का था, जिसे उन्होंने पहनकर उन्होंने वो सीन शूट किया था और वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड थी जो बाद में उनकी पत्नी बन गई।